और मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, जो बार बार मैं बोलता हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ करवाया जाएगा। या तो सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, या फिर ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो सबसे पहले जनता कर्जा माफ करे। जो सांसद, जो नेता जनता के साथ नहीं है, अब जनता उसका साथ नहीं देगी। और तुम्हें भी यह काम करना पड़ेगा, जाति धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी जाति एक ही है, क्या कर्जे वाले हैं भैया, हमारा धर्म एक ही है, कर्जे वाले हैं। क्योंकि वो करेंगे, तुम्हें धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जाति के नाम पर लड़ाएंगे, तुमने कर्जे पर अड़े रहना है। भैया हमारा कर्जा माफ करोगे, हम आपका साथ देंगे। हमें क्या मिल रहा है? तुम सरकारें बना लेते हो, हमें लड़ा लेते हो, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? और हम किसी नेता, किसी पार्टी के विरोधी भी नहीं है। जो जनता का साथ देगा, हम उसके साथ खड़े। आपके सभी सांसदों से, देश के 543 सांसद हैं, सभी सांसदों को पत्र भेजे गए हैं। सभी सांसदों से उनकी राय मांगी जा रही है कि वो जनता की कर्जा माफी का साथ है या विरोध कर रहे हैं। जो सांसद कहेंगे हम साथ हैं, उन्हें मैं बता रहा हूं अगला क्या करना है हमें, वो संसद में यह मुद्दा उठाएं। मानसून सत्र आने वाला है, मानसून सत्र में संसद में यह मुद्दा उठना चाहिए। अभी तक 540 में से 6 सांसदों के जवाब आए हैं, और हम सबके लिए खुशी की बात यह है 6 के 6 सांसदों ने कहा है जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। यह हमारे लिए बड़ी बात है। 6 के 6 सांसदों ने कहा, यानी कि भारतीय की भारतीय की 2-3 बातें और जल्दी से जल्दी बता देता हूं। वो सांसद क्यों कह रहे हैं? अच्छा, उसमें 2 भाजपा के भी सांसद हैं, ऐसा नहीं एक पार्टी के लोग हैं। 2 भाजपा के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, एनसीपी के सांसद हैं, झारखंड के सांसद हैं, सबने समर्थन किया है। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें तुम्हारे बीच में आना पड़ेगा वोट लेने अगले साल, और तुम्हें भी यही काम करना है। वो सांसद जो भी राय देगा उसके पोस्टर लगवाऊंगा तुम्हारे मुरादाबाद में। तुम्हारा सांसद कौन है? एसटी हसन। अगर एसटी हसन साहब ने कहा कि मैं जनता की कर्जा माफी में उनके साथ हूं, तो पोस्टर लगवाएंगे। अगर कहा नहीं हूं तो पोस्टर लगवाएंगे, और फिर जनता तय करेगी कि जनता उनके साथ है कि नहीं है। और अभी हम एक डेलीगेशन भी भेज रहे हैं मुरादाबाद में, सांसद जी के यहाँ 100 लोगों को भेजेंगे। तुम में से जो लोग बात रख सकते हो अपनी सांसद के यहाँ, वो जाना। लेटर में दिल्ली से भेज दूंगा, वो लेटर में जाकर के उनके घर बैठ जाना, रिसीविंग लेकर के आना। क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते उनका अधिकार बनता है वो अपने क्षेत्र की जनता की समस्या के समर्थन में आगे आए। लेटर में यही लिखा है कि सांसद जी, मुरादाबाद में इतने लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, क्या आप इनकी आवाज उठाने को सदन में तैयार हो कि नहीं हो? और उठानी चाहिए सदन में बात। मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, मुझ पर कर्जा नहीं है। हरप्रीत जी है हमारी टीम में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इन पर कर्जा नहीं है। राजीव जी है राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्जा मुक्ति अभियान के, इन पर कर्जा नहीं है। राहुल पार्चा जी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इन पर कोई कर्जा नहीं है। हमारी टीम के जितने साथी, हम में से किसी पर कोई कर्जा नहीं है। हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अपने लिए तो यार जानवर भी जी लेते हैं। अपने लिए खाना खाना, बच्चे पैदा करना, पढ़ाई लिखाई करना, फिर मर जाना, ये जीवन नहीं है। जीवन वो है जो किसी की मदद कर सके, किसी काम आ सके। और आप लोगों की दुआ से पिछले लगभग 10-11 महीने में 20,000 ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जहां भी जाता हूं मैं, कुछ लोग मिल जाते हैं, कहते साहब आज जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वो वीडियो देख ली थी, ये समझ में आ गया कि मेरी गलती नहीं। अभी तक तो मैं अपने आप को दोष दे रहा था, और ये जो मिलने का कार्यक्रम करा इसका भी पर्पस है। अभी तक व्यक्ति को क्या लगता है मैं अकेला हूं, पता नहीं कोई है नहीं है, पता नहीं किसी को पता है कि नहीं है, पता नहीं कौन कर्जे में परेशान है, मैं अकेला ही तो नहीं हूं। जब इतने लोग आकर के मिलते हैं और जब आपस में बातचीत करते हैं, आज तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा, एक आपस में कनेक्ट रहो। और देखो यहाँ 70-80 लोग हो, अगर मानो किसी एक के यहाँ, भाई के यहाँ कोई आया परेशान करने रिकवरी वाला, सब पहुंच जाओ। हिम्मत नहीं होगी दोबारा आ जाए, इकट्ठे रहना पड़ेगा। अपनी लड़ाई नहीं लड़नी, सबकी लड़ाई लड़ो। मैं यही कर सकता था, मैं तुम्हें जोड़ सकता था, जोड़ दिया मैं तुम्हें। जुड़े रहना। कोई जाति की बात करे, धर्म की बात करे, तुम तुरंत बोलना कर्जा माफ कर रहा है क्या? कई लोगों ने मुझसे कहा कि जी आप तो भाजपा के विरोधी हो। मैंने अच्छा एक काम करो, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को कर्जा माफ कर दो। इस पर भी नाराज होते हैं, कहते नहीं नहीं ऐसे क्यों। मैंने, तुम तो कह रहे हो मैं विरोधी हूं, मैं विरोधी नहीं हूं। सच्चाई तो पता चले कि जो तुम्हारा वोट ले रहे हैं, जो तुम्हारे नाम पर कुर्सी पर पहुंच जाते हैं, वो तुम्हारे अपने हैं भी कि नहीं है। और जब वित्त मंत्रालय में हम लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है ना, शुरू में तो वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। कारण पता है क्या था? संख्या कम थी, 10,000 लोग थे ना यार। 10,000 क्या होते हैं यार। अच्छा, जब संख्या हो गई 20,000, थोड़ा दबाव पड़ा। संख्या हो गई 50,000, और दबाव पड़ा। आज पता है कितने? 3,60,000 लोग जुड़ गए हैं। और आपके मुरादाबाद में
7,000 लोग जुड़े हुए हैं, सोचिए 7,000। अगर ये 7,000 लोग इकट्ठे हो जाए ना, अभी समस्या क्या, बहुत सारे लोग घर से निकल नहीं रहे। मैंने कहा ना डर है। एक व्यापारी है आपके ही मुरादाबाद के, उनसे बात हो रही थी अभी 3-4 दिन पहले। उन्होंने कहा सर 13 करोड़ 14 करोड़ का कर्जा है, सबके सामने नहीं आ सकता, सब मुझे जानते हैं, लोगों को पता चल जाएगा। मैंने भाई साहब जिस दिन घर कुड़की हो जाएगा, जिस दिन फैक्ट्री पे कब्जा हो जाएगा, तब भी तो सबको पता चल जाएगा ना। उस मनुष्य दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? कह रहे नहीं सारे जानते हैं, फिर मार्केट में बदनामी हो जाएगी। मैंने बदनामी से डरोगे तो ये कर्जा कभी माफ नहीं होगा, ये फांसी का फंदा बन जाएगा। सामने आना पड़ेगा भाई। देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, चुप रहने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी, बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बोलने की कीमत सिर्फ तुम्हें चुकानी है, चुप रहने की कीमत तुम भी चुकाओगे और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी चुकाएंगी। इसलिए बोलो। अगर किसी का नोटबंदी के बाद व्यापार बंद हुआ तो बोलिए। अगर किसी का नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूट गई, ये बात बोलनी पड़ेगी। कब तक घुट घुट के जीते रहोगे? और एक सरकार के मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पता क्या कहा? कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का या कोरोना का असर ही नहीं पड़ा। अरे कौन सी दुनिया में जीरो यार? किसी भी मार्केट में जाकर के पूछ लो व्यापारी से कि व्यापार कितना था और कितना रह गया। भाई साहब 10% भी व्यापार नहीं रहा है। मैं चांदनी चौक मार्केट में गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है चांदनी चौक, आप भी जाते होंगे, होलसेल मार्केट है। व्यापारी रो रहे हैं। एक व्यापारी के यहाँ गया, उसके भाई ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। 50 लाख रुपए का लोन था, प्राइवेट फाइनेंसर से था, 10% मासिक ब्याज पर। अब जो व्यापारी वो समझेगा 50 लाख रुपए अगर आप ब्याज पर ले लो 10% पर महीने का, 5 लाख रुपए महीना कहां से दे देगा यार? मरना ही था उसको। और कहते वो साहूकार लोग इतना बदतमीजी करते हैं, इतना कि घर आ जाएंगे, बैठे रहेंगे 2-2 घंटे, क्योंकि उनका तो कंट्रोल है। और ज्यादातर ये जो रिकवरी वाले या साहूकार लोग काम कर रहे हैं ना, इनके पीछे भी कोई ना कोई नेता मिलेगा, तुम्हें देख लेना, क्योंकि बिना पॉलिटिशियन की मदद के काम हो नहीं सकता। लेकिन वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि तुम अकेले हो, उन्हें तुम अकेले दिखते हो। जब इतने दिखोगे उनकी हिम्मत नहीं आएगी। और कई लोगों ने आपने केंद्र खोल रखा होगा, कर्जा मुक्ति केंद्र खोलो, निःशुल्क है वो भी। मेरी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, उस पर मेल कर दोगे, आपको बैनर आ जाएगा। कुछ मत करो, बैनर का प्रिंट निकाल के घर पे लगा लो, दुकान पे लगा लो, गाड़ी पे लगा लो। मैंने देखा उसका असर इतना है कि लोग कम से कम बदतमीजी नहीं करते, गाली गलौच नहीं करते। और जब कोई रिकवरी वाला आ रहा है, आ सकता है आपके घर पे, अधिकार है उसका। जैसे आए तुरंत 3 डॉक्यूमेंट पूछ लो। सबसे पहला आई कार्ड, बिना आई कार्ड के आप उसे जानकारी भी नहीं देंगे। आई कार्ड होना जरूरी है। अगर उसने आई कार्ड दिखा दिया तो आई कार्ड उसी बैंक का होना चाहिए जिस बैंक से आपने लोन लिया। अगर वो कहता नहीं जी मेरी कंपनी को दिया काम, रिकवरी एजेंसी को, कोई बात नहीं, रिकवरी एजेंसी का आई कार्ड दिखा दिया। अब तुझे जो वर्क ऑर्डर मिला उसका लाइसेंस दिखा तेरे को। और डीआरए का एक सर्टिफिकेट होता है, डेप्ट रिकवरी एजेंट, उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उस सर्टिफिकेट की कॉपी मांगो। अगर आपके घर आया तो विजिटिंग के लिए उसको एक परमिशन लेनी पड़ती है, विजिट का परमिशन लेटर दिखाओ कि मेरे घर विजिट करने की आपको परमिशन मिली। मैं कैसे मान लूं? कोई भी बैंक में 1000 एम्प्लॉय है, सभी मेरे घर आते रहेंगे? ऐसे थोड़ी चलेगा। किसको विजिट की परमिशन दी है? अगर तुम इतना पूछ लोगे तो दोबारा वो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। वो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। उसे मालूम है तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेंगे, जबरदस्ती कर लेंगे, तुम चुपचाप बैठ जाओगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुमने गुनाह कर दिया कर्जा लेकर। कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं करी। खुद भी फॉर्म भरो, कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाओ। मैं यहां आ गया, मैं तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आ सकता, मैं तुम्हारी गली में नहीं आ सकता, तुम जा सकते हो अपनी गली में, अपने मोहल्ले में जाकर के लोगों को बताना शुरू करो। देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और पूरी तरह निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया गया होगा, लिया भी नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपसे कर्जा मुक्ति के लिए फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन नाम पर, ना मैं और ना मेरी टीम 1 रुपया भी कभी नहीं लेगी। और अगर कोई पैसा मांग ले तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देना, बोलना सर बोल के गए थे हमारा अभियान फ्री है, हम पैसे नहीं देंगे इसके लिए। क्योंकि कई लोग बदनाम भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि 10-10 रुपए ले लो फॉर्म भरवाने के नाम पर। 1000 लोगों के फॉर्म भरवा दिए, 10,000 रुपए हो गए हमारे। भाई मैं अपनी जेब का पैसा लगा दूंगा, जितना मेरे पास है मैं उतना खर्च कर दूंगा। मैं लोगों की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूं, बाकी आपकी लड़ाई के लिए हर जगह जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पर हमने कार्यक्रम करा, हजारों की संख्या में लोग थे साहब, हजारों की संख्या में। और उस कार्यक्रम के बाद सरकार पर थोड़ा सा दबाव पड़ा है। 30 जून तक का समय हमने सरकार को दे दिया है। वहां पर जितने लोग आए थे सबसे राय ली गई, सबने कहा कि सर समय दे दो 30 तारीख तक का, इस महीने की, यानी जून चल रहा है, 30 तारीख तक का समय है सरकार के पास। तो मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख से पहले पहले सरकार कोई बड़ा निर्णय शायद ले सकती है। तो अपनी
अगर मानो सरकार ने निर्णय ले लिया तो सरकार क्या करेगी? सरकार हमें बात नहीं करेगी, मैं सरकार को भी जानता हूं, सरकार डायरेक्ट तुमसे बात करेगी। तुम्हारी जानकारी भेज रखी है, कोई बात नहीं। अगर कोई सरकार का व्यक्ति आ जाए, कोई फोन आ जाए, कोई मेल आ जाए, कोई कॉल आ जाए, आराम से बात करना, जो तुम्हारी स्थिति है बता देना, सच बोलना। अगर तुम झूठ बोलोगे वो इंक्वायरी कर लेंगे, पकड़े जाओगे। जो है सच बता दो। और बेहतर क्या रहेगा, आपके साथ क्या क्या गुजरी उसको एक पेज पर, एक पन्ने पर, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भाषा में जानते हो उसमें लिख करके रखो। क्योंकि सरकार जब बुलाएगी या सरकार के अधिकारी आएंगे, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो आपसे तुरंत बोलेंगे जल्दी बताओ, आप बता नहीं पाओगे, आप तुरंत पर्चा दे दोगे, भाई साहब ये है। और क्या लिखना उसमें, आपके साथ क्या बीती, पहला एक पैराग्राफ, 2 पेज 3 पेज में, कि नोटबंदी के कारण ये हुआ, ये दिक्कत आई, इसलिए मेरा व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, जो भी हुआ, जीएसटी, लॉकडाउन, जो भी हुआ। दूसरा, अब आपकी स्थिति क्या है, किस पर पे कर पा रहे हो कि नहीं पे कर पा रहे हो, भर पा रहे हो लेकिन दिक्कत आ रही है, नहीं भर पा रहे हो, घर में कमाने का कोई और साधन है कि नहीं है, उसके बारे में लिखो। और तीसरे कॉलम में लिखो, तीसरे पैराग्राफ में, सरकार से क्या मदद चाहिए, ये जरूर लिखना, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा तुम चाहते क्या हो। क्या मदद मांग सकते हो, या तो बोलो भाई मेरा लोन माफ कर दे, पहला लाइन तो यही लिखनी है सबने कि मेरा लोन, जैसे अमीरों का लोन माफ किया जाता है, मेरा भी माफ कर दो। गौतम अदानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया गया है, ऐसे मेरा लोन भी अंडरराइट कर दो। अगर नहीं माफ कर सकते तो दूसरा क्या कर सकते हो, कम से कम 2 साल का समय, सभी लोग 2 साल ही लिखना, तो पता चला एक ने लिख दिया 6 में रह दे दो, एक ने लिख दिया 1 साल दे दो, 2 साल लिखना, चाहे वो समय आपको 1 साल ही दे। सबने ये बोला या तो 2 साल का समय दे दो या फिर मेरा लोन माफ कर दो। और अगर वो भी ना कर पाओ तो कम से कम जो इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज लगा वो तो हटा दो और मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो, उतना ईएमआई बना दो जितना ईएमआई मैं आराम से पे कर पाऊं। इतना काम सरकार जरूर कर सकती है। मुझे ये विश्वास है कि सरकार जिस भाषा को समझती है वो भाषा उन्होंने सुन ली। सरकार को एक ही भाषा समझ में आती है, भीड़, लोग। जंतर मंतर पर उन्हें लोग दिख गए। यहां जितने भी लोग आते हैं, यहाँ एलआईओ भी होगा, लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं, सारी जानकारी सरकार तक पहुंच रही है, मैं कहां कहां जा रहा हूं, किस किस से मिल रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। आपने भी कोई गलत नहीं करना। कई लोग कहते हैं हम ईएमआई भरना बंद कर दें, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आपने ईएमआई भरना बंद किया और आपकी स्थिति थी देने की, ये सरकार को आज नहीं तो कल पता चल जाएगा, फिर ये माना जाएगा विलफुल डिफॉल्टर हो। विलफुल डिफॉल्टर मतलब अपनी स्वेच्छा से पैसा होने के बाद भी पैसा नहीं दे रहे हो। अगर ईएमआई भर सकते हो भरते रहो, फॉर्म भर दो कर्जा माफी का। ईएमआई पूरी नहीं भर सकते, पार्ट पेमेंट में भर दो। कल भी जब मैं लाइव आया तो एक व्यक्ति ने कहा सर मैं 30,000 नहीं भर सकता, 20,000 भर सकता हूं, तो क्या मैं 20,000 डाल दूं? हाँ डाल दो। किस में डालना? लोन अकाउंट में डालना। 2 अकाउंट होते हैं हमारे, एक हमारा जो बैंक का अकाउंट है जिससे ईएमआई कटती है, एक हमारा लोन अकाउंट नंबर होता है। बैंक से जाके लोन अकाउंट नंबर ले लो, लोन अकाउंट नंबर में पैसे डालो। अभी क्या होगा, लोन अकाउंट में आपने अगर पैसा डाल दिया, वो अकाउंट एनपीए जनरली डिक्लेयर नहीं किया जाता। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिससे कोई कमाई नहीं हो रही। इसमें चाहे कम हो रही है लेकिन कमाई तो हो रही है ना, तो बैंक एनपीए नहीं करेगा। और बैंक जानबूझकर एनपीए भी नहीं करना चाहता। कारण क्या है, अगर बैंक अपने ज्यादा अकाउंट एनपीए कर देगा तो शेयर मार्केट में बैंक की वैल्यू गिर जाएगी, शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, तो बैंक भी जल्दी से एनपीए नहीं करना चाहता। इसका फायदा उठा सकते हो। तो क्या करो, लोन अकाउंट नंबर में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहो। अच्छा जब ज्यादा आ जाए ज्यादा डाल दो। मान लो ईएमआई 30,000 की है, किसी महीने 50,000 आ गया, 50,000 ही डाल दो। और 20,000 रुपए तुम्हारा इकट्ठा हो गया, अगले महीने अगर तुम 10,000 भी डालोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। सिस्टमेटिक काम करो, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अब सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अब संख्या बल ज्यादा हो रहा है। शुरू में लोगों को लग रहा था कम लोग हैं। एक अधिकारी ने पता मुझे क्या कहा, कहते इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी आप बता रहे हो। मैंने एक काम करो, आप मेरे साथ चल लो, किसी भी राज्य में चल लो, जो राज्य आपको पसंद हो, लोगों से मिल लो। और मैं कहता हूं चलो मेरे सामने नहीं मिलना, क्योंकि आपको लग सकता है मेरे लोग हैं। आप किसी मार्केट में गुजर जाओ, किसी भी मार्केट में 100 व्यापारियों को इकट्ठा करके उनसे पूछ लो पहले व्यापार कितना था और अभी कितना व्यापार है, वो बता देंगे अपने आप। हाँ, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कारण ये है, जब आप 100 चीजों पे जीएसटी लगाते हो तो कलेक्शन कम होगा। 500 पे लगाओगे तो, अभी तो तुमने खाने पर भी जीएसटी लगा रखा है, दाल चावल चीनी पर भी लगा रखा है। पहले जीएसटी नहीं था, सर्विस टैक्स था। जब मनमोहन सिंह जी सर्विस टैक्स लाए थे, सिर्फ 3 सर्विस पर टैक्स था और बोला था हम इसको बढ़ाएंगे नहीं। और आज 10-15 सर्विस छोड़ दो तो सब पे जीएसटी लगा दिया।
तो समस्या यह है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों से खेल रही है। और मैं कह रहा हूं भैया तुम्हारा जीएसटी ज्यादा है, कलेक्शन ज्यादा है, मुझे मतलब नहीं है। मेरा जो व्यापारी, मेरा जो आम इंसान जिसने कर्जा लिया, मेरा जो किसान भाई, मेरा जो नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर कर्जे के कारण परेशान है और वो सच बोल रहा है, उसे राहत दे दो बस। और अगर राहत दे देंगे तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम उस नेता का, उस पार्टी का साथ भी देना। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जिसने हमारी मदद करी हम उसका साथ देंगे, सीधी सी बात। लेकिन जो हमारा साथ नहीं देगा हम उसका साथ नहीं देंगे। भले साथ दे देना, लेकिन कम से कम मैसेज तो यही दो कि बेटा मैं साथ नहीं दूंगा। डराओ तो सही थोड़ा सा, क्या पता डर के मारे मान जाए। और सरकार को, नेताओं को एक ही डर है, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं, जब उन्हें लगता है मेरा वोट खिसक सकता है, बस ये सबसे बड़ा डर लगता है उनको, क्योंकि उनके सारे काम जो होते हैं वो वोट के लिए होते हैं। तो वोट खिसक रहा है ऐसा मैसेज तो दो, बाद में वोट किसी को भी दे देना, क्या फर्क पड़ रहा है। एक बार लोन तो माफ हो जाएगा, मुझे उम्मीद है लोन माफ होगा। आप सबसे मुलाकात करेंगे, सबसे मिलेंगे। जिन लोगों ने अपनी एंट्री करा दी, एक एक करके बुला रहा हूं, बिल्कुल नहीं घबराना, चाहे 2 घंटे लगे, मैं सबसे मिल करके जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। कोई नोटिस आया हुआ अगर आपके पास, तो नोटिस की अगर कॉपी आपके पास है तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर मंगा सकते हैं व्हाट्सएप पर भी होगी।